हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। लास्ट वीडियो में हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, दैट इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये जो वीडियो है वो बेसिकली एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है और इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली आपको एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर देगी, एक आपको वो क्वेश्चन आंसर फ्रेम करने की आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, जिससे आप 2 मार्कर और 4 मार्कर और 6 मार्कर के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है बेसिकली चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि जब 1947 के बाद हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही थी। बेसिकली इसमें हम 3 चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, वो 3 मेन चैलेंजेस जिस पे क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम वो 3 मेन चैलेंजेस देखने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे किस प्रकार से इंटीग्रेशन होता है, सरदार जो पटेल हैं उनका क्या रोल यहाँ पर रहता है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि वो 3 चैलेंजेस जो हैं जो इंडिया ने फेस किए थे इंडिपेंडेंस के बाद, वो क्या क्या चैलेंजेस थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया का जो हिस्टोरिक ट्रांजिशन है वो किस प्रकार से होता है 14-15 अगस्त 1947 की रात को। ठीक है, और नए नेशन के लिए क्या क्या गोल्स जो हैं वो यहाँ पर क्या क्या गोल्स जो है वो फुलफिल करने थे न्यू नेशन के रिगार्डिंग, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये है वो 3 फंडामेंटल चैलेंजेस। ठीक है, 3 फंडामेंटल चैलेंजेस। पहला जो चैलेंज हमें देखने को मिलता है वो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कितने अलग अलग लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज यही फेस किया जा रहा था, जो कि ग्लोबल ऑब्जर्वर्स ने भी नोटिस किया था। उन्होंने भी बोला था कि इंडिया जो है वो बहुत जल्दी ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, बहुत जल्दी ही बिखर जाएगा, टूट जाएगा, और यहाँ पर यूनिटी मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। तो पहला चैलेंज जो था वो ये था कि इस डाइवर्सिटी में यूनिटी को मेंटेन करना, टू शेप अ यूनाइटेड नेशन दैट इज एकोमोडेटिव ऑफ, यानी कि एक ऐसा यूनाइटेड नेशन को बिल्ड करना जो कि रीजनल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कल्चरल, ये सारी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करे। ठीक है, यानी कि डाइवर्सिटी भी हार्म ना हो और यहाँ पर यूनिटी भी बनी रहे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपने बहुत बार सुना होगा। सेकेंड चैलेंज इज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज रही हैं जो इलिटरेट कंट्रीज थी और जो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं कर पाई। इंडिया भी एक बहुत बड़ी इलिटरेट पॉपुलेशन यहाँ पर रहती थी, इंडिया में भी। तो यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को ग्रांट करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज करना बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो इंडिया फेस कर रहा था। थर्ड वन इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है कि थर्ड जो चैलेंज था वो ये था कि जितने भी लोग हैं, स्पेशली मार्जिनलाइज पॉपुलेशन जो है, मार्जिनलाइज क्लास जो है, उनको उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना, उनका वेलबींग को इंश्योर करना, ये एक मेन चैलेंज था। ठीक है, फ्रेम्ड थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू एंड पॉवर्टी, यानी कि आपने डीपीएसपी के बारे में सुना होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें काफ़ी सारी जो सजेशंस, आप एक तरीके से बोल सकते हैं इनको, सजेशंस दिए होते हैं, एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, बट गवर्नमेंट जब भी चाहे उनको एनफोर्स कर सकती है। ठीक है, तो ये पॉवर्टी को एंड करने के लिए डीपीएसपी जो है उसको भी फ्रेम किया गया था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाने के लिए। अब समझते हैं पार्टीशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो पार्टीशन, जो हमारे इंडिया का पार्टीशन हुआ था, आप सबको पता होगा कि 1947 में जो इंडिया और पाकिस्तान है, ये दोनों स्टेट जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में बट गई थी। तो इसी को पार्टीशन बोला जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है
कि उस समय जब पार्टीशन हो रहा था तो जो इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिया से कुछ लोग जो है पाकिस्तान में मूव कर रहे थे और पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया में मूव कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम पे पाकिस्तान बना नहीं था। ठीक है, तो जो पंजाब का एरिया था और जो बंगाल का एरिया था, वहां से पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो रही थी। बहुत मैसिव, हम कह सकते हैं मैसिव पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला है। इस चीज को अब हम समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, जो ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन था, ब्रिटिश इंडिया जो था वो दो हिस्सों में बट गया था, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि टू नेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। अब ये टू नेशन थ्योरी क्या है? टू नेशन थ्योरी जो है वो मुस्लिम लीग लेकर आई थी, और मुस्लिम लीग ने बोला कि हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ नहीं रह सकते हैं। मुस्लिम्स जो हैं उनको अपना एक नया देश बनाना है, ठीक है, जो कि होगा पाकिस्तान। ठीक है, तो ये टू नेशन थ्योरी ने बोला, जो कि मुस्लिम लीग लेकर आई थी। अब यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे? तीन यहाँ पर मेन चैलेंजेस थे कि कोई भी कॉन्टिग्यूअस मुस्लिम मेजोरिटी बेल्ट नहीं थी। इट लेड टू द डिवीजन ऑफ पाकिस्तान इनटू टू जोग्राफिकल टेरिटरीज। ठीक है, आप जैसे अगर मैं इंडिया का मैप यहाँ पर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है दिस इज पाकिस्तान, और यहाँ का एरिया भी पहले पाकिस्तान था, अब वो बांग्लादेश हो चुका है। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये वाले एरिया में जो है मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को आप जानते ही हैं कि ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर पहला जो यहाँ पर चैलेंज था वो ये था कि इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई बेल्ट नहीं है। अगर मान लो इन दोनों एरिया को, ये वाला पूरा एरिया पाकिस्तान बना भी दिया जाता है तो इंडिया सेपरेट हो जाएगा। इंडिया का ये जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है वो सेपरेट हो जाता। तो कोई एक सिंगल बेल्ट थी ही नहीं इन दोनों को जोड़ने के लिए। सेकेंड वन इज ओपोजिशन फ्रॉम रीजनल लीडर्स। जो रीजनल लीडर्स थे जैसे कि खान अब्दुल गफर खान, जिनको फ्रंटायर गांधी भी बोला जाता है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो इन्होंने पार्टीशन को अपोज किया। बाइफर्केशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल, यानी कि पंजाब एंड बंगाल का जो एरिया है, ठीक है, ये जो पंजाब का एरिया और ये जो बंगाल का एरिया है, वहां पर हम देख सकते हैं कि जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटीज हैं, ठीक है, यानी कि जो हिंदूज हैं, सिख्स हैं या और कोई पॉपुलेशन है, तो वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि उनको बहुत फोर्स्ड ट्रॉमा उनको फेस करना पड़ रहा था। ओवरनाइट बॉर्डर डिवीजन, यानी कि एक ही रात में अनाउंस कर दिया गया कि कल जो है सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटीज थी उनके लिए उनको एक बहुत बड़ा ट्रॉमा फेस करना पड़ा था कि कैसे वो डिस्प्लेस हो, वो कहाँ पर जाए, क्या वो इंडिया में रहे या वहीं पर रहे, पाकिस्तान में ही रहे। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन के बारे में। कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि रिजल्ट्स। तो पार्टीशन के रिजल्ट्स क्या रहे? अब पार्टीशन तो हो चुका है बट उसके बाद हुआ क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे? डिवीजन ऑफ हर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेक्युलर ट्रॉमा। ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट 6 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है, 4 मार्कर में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो जो पार्टीशन था वो सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर डिवीजन नहीं था कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर दिया है, बल्कि ये एक ब्रुटल ह्यूमन ट्रेजेडी थी। कैसे? मास डिस्प्लेसमेंट, 80 लाख पॉपुलेशन, 80 लाख पीपल जो हैं उन्होंने बाय फुट, यानी कि पैरों से वो चलकर जा रहे हैं, वो ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं, बुलक कार्ट्स के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली रूटलेस, यानी कि उनको नहीं पता है उनको कहाँ जाना है, बस वो बैठ कर जा रहे हैं कि भाई उनको बस इतना पता था कि हमें जो है मतलब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन सेपरेट हो रही है, उनको बस इतना पता था। तो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ। वायलेंट कम्युनलिज्म, यानी कि किलिंग्स हुई, रेप्स हुए, कन्वर्जन्स किए गए, ठीक है, दोनों ही बॉर्डर की दोनों ही साइड्स पे कन्वर्जन्स हुए। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसी जो सिटीज़ है वो कम्युनल जोन्स बनी। शेटर्ड फैमिलीज, अनगिनत बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए। हजारों वुमेन जो है उनको अबडक्ट कर दिया गया, किल कर दिया गया, ठीक है, फैमिली के ऑनर के लिए उनको किल कर दिया जा रहा है कि कहीं कोई और उनको ना उठा ले, इस वजह से वो फैमिली ही अपने घर की औरतों को मार दे रही है। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेक्युलर ट्रॉमा, यानी कि जो स्प्लिट हुआ था तो इससे छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं वो भी बट गई थी।
एसेट लुक एलोकेशन यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स, गवर्नमेंट के इक्विपमेंट, ऑफिस टाइपराइटर, कीज, लाइब्रेरी बुक्स, इवन पुलिस के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी डिवाइड हो चुके थे। सेक्युलर कमिटमेंट, इंडिया के नेशनल लीडर्स ने रिजेक्ट कर दिया था टू नेशन कंसेप्ट को। इन्होंने बोला कि ये एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को रखेंगे जो कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेगा, और इवन पाकिस्तान ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि वो एक इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक स्टेट कंट्री बनेगी। बट इंडिया ने बोला, इंडिया के नेशनल लीडर्स ने बोला कि हम तो सेक्युलर ही रहेंगे, हम कोई सेपरेट हिंदू नेशन जो है वो नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज रहे पार्टीशन के। अब हम समझते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि आप सब जानते ही होंगे कि जो इंडिया है तो इंडिया में काफ़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स भी थी। ठीक है, जैसे कि हैदराबाद, त्रवणकोर, तो ये सारी, मणिपुर, तो ये सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इनका कैसे इंडिया में इंटीग्रेशन हुआ, ये कैसे इंडिया में मिली। तो यहाँ पर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को देखेंगे और किस प्रकार से उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी का यूज़ किया बाल्कनाइजेशन को रोकने के लिए, यानी कि इंडिया को टुकड़ों में बंटने से रोकने के लिए। द रोल ऑफ सरदार पटेल। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी यानी कि ब्रिटिश का जो रूल था वो खत्म हो चुका था, और प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को, प्रिंसली स्टेट्स के पास देखो 3 चॉइसेस थी, या तो वो इंडिया को चूज करें, इंडिया में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर अपने आप को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट घोषित कर दे। त्रवणकोर और हैदराबाद ने तो अपने आप को क्लियरली इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, बट ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जो अपनी काफ़ी सारी एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का इन्होंने यूज़ किया, अपनी डिप्लोमेसी का यूज़ किया, डिप्लोमेटिक पावर का यूज़ किया। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी सारी स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट किया और इंडिया को टूटने से बचाया। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये होम मिनिस्टर थे। पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत पेशेंट तरीके से इन्होंने काम किया, और जो रूलर्स हैं उनके साथ नेगोशिएशंस किए, उनके साथ सेटलमेंट्स की। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि जो रूलर्स हैं इन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंडिया में जुड़ने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को इन्होंने साइन कराया था कि वो अपनी मर्जी से इंडियन यूनियन में जो है मर्ज हों। तो काफ़ी सारे रूलर्स तो मान गए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के लिए, और इन्होंने थ्री पार्टाइट अप्रोच को अपनाया, यानी कि 3 प्रिंसिपल्स के थ्रू इन्होंने ये काम किए। एक तो इन्होंने लोगों को जो है बोला कि वो इंडिया को ज्वाइन करें। ठीक है, तो लोग जो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे तो उनके लिए रीजनल ऑटोनॉमी रखी गई। ठीक है, कि फ्लेक्सिबल अप्रोच रखी गई कि आप इंडिया में ज्वाइन हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी पावर आपकी स्टेट की हमने ले लिया, बल्कि आपके पास आपकी रीजनल ऑटोनॉमी रहेगी। एब्सोल्यूट प्रायोरिटी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अब इन्होंने क्या किया, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशन के इंटीग्रेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। सबसे पहले नेशन का इंटीग्रेशन इन्होंने कराया, उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया। फिर आता है हैदराबाद एंड मणिपुर के मर्जर के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर हैदराबाद और मणिपुर, इनका भी इंडिया में इंटीग्रेशन हो जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इनका इंटीग्रेशन इंडिया में कराते हैं। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला था। ठीक है, देखते हैं कैसे चला। तो जहाँ यहाँ पर थे निज़ाम। निज़ाम वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन थे, और ये चाहते थे कि हैदराबाद जो है वो सेपरेट ही रहे। तो यहाँ पर लेकिन हुआ क्या, क्योंकि निज़ाम बहुत ऑपरेसिव रूल कर रहा था, इस वजह से जो सिटीजन्स है, पर्टिकुलरली जो वेमेन है तेलंगाना में, उन्होंने निज़ाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। अब इन्होंने जब प्रोटेस्ट किया तो निज़ाम ने अपनी जो रजाकार है, रजाकार यानी कि इनकी एक वायलेंट सेक्टेरियन मिलिटिया, यानी कि इनकी एक आर्मी थी जिनको रजाकार बोला जा रहा था, उसको इन्होंने डिप्लॉय किया, उसको इन्होंने रखा और बोला कि जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है इनको ख़त्म कर दो। तो इन्होंने, रजाकार्स ने नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को टारगेट किया। अब ऑब्वियसली अब ऐसी चीज़ यहाँ पर हो रही है तो जो लीडर्स हैं वो भी तो इंटरवीन करेंगे, तो उन्होंने भी अपनी मिलिट्री जो है वो यहाँ पर भेज दी सितंबर 1948 में, इसी को ऑपरेशन पोलो बोला गया, जिसकी वजह से निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा और हैदराबाद का इंटीग्रेशन सक्सेसफुली इंडिया में हो गया। फिर आता है मणिपुर एंड डेमोक्रेसी फर्स्ट, यानी कि अब यहाँ पर मणिपुर के बारे में समझते हैं। महाराजा बोधा चंद्रा सिंह जो थे, उन्होंने, वो यहाँ पर मणिपुर में रूल कर रहे थे और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया।
ठीक है। इस कंडीशन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बोला कि आप इसको साइन कर दो, आपकी इंटरनल ऑटोनॉमी जो है वो यहाँ पर रहेगी। इसके रिगार्डिंग एक पिक्चर भी दे रखी है एनसीईआरटी में, ठीक इसी पहरे के ये जो पैराग्राफ है उसके नीचे ही दे रखी है वो पिक्चर, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको बोलते हैं कि आपका ही कंट्रोल होगा लोगों के ऊपर, बस मुझे आप एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं वो मैं संभालूंगा, बट इंटरनल ऑटोनॉमी आपके पास ही रहेगी। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको बोला और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया। फर्स्ट यूनिवर्सल इलेक्शन यहीं पर हुए थे सबसे पहले, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जून 1948 में। क्यों हुए? क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर, यानी कि जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर बन रहा था कि लेजिस्लेटिव इलेक्शंस कराओ। तो जिस वजह से यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, और ये फर्स्ट पार्ट बनता है इंडिया का जहाँ पर इलेक्शन हुए अंडर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और फाइनली महाराजा जो है उसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रेशराइज किया गया कि वो एक मर्जर एग्रीमेंट साइन करे सितंबर 1949 में। स्टेट की असेंबली से बिना पूछे इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया गया, जिससे आज भी हमें उस वहाँ पर जो रिसेंटमेंट है, जो लोगों का जो विद्रोह है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम समझते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीजन किया गया, नेशनल यूनिटी को जो लिंग्विस्टिक जो असर्शन है वो नेशनल यूनिटी को चैलेंज कर रहे थे, और किस प्रकार से यहाँ पर एक फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया जा रहा है। पार्ट 2 लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हुआ 1920 में नागपुर का रेजोल्यूशन, नागपुर सेशन। तो नागपुर सेशन में क्या बोला गया? कांग्रेस ने बोला, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम लैंग्वेज के बेसिस पे जो प्रोविंसेस है उसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। बट कांग्रेस को बाद में ये फील हुआ कि अगर हमने ऐसा किया तो इससे हो सकता है कि यूनिटी जो है वो हार्म हो जाए, कुछ और चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़े। इसी वजह से, क्योंकि लोग तो चाहते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन हो, बट कांग्रेस ने स्टेप नहीं उठाया। 1920 ने इसने ये चीज़ बोली कि हम कर देंगे, बट बाद में इनको फील हुआ कि ये यूनिटी को हार्म कर सकता है, तो ये बहुत टाइम लगा रहे थे जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर सेपरेशन करने में। इसी वजह से 1952 में यहाँ पर प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो जो तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, जो आंध्र के लोग थे, वो यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि एक सेपरेट आंध्र जो है वो यहाँ पर बनाया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, तो पोटी श्रीरामुलु ने क्या किया, 56 डे का फास्ट रख लिया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और यही एक कारण था जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, और इतना प्रोटेस्ट होने के बाद कांग्रेस ने जो है यहाँ पर अनाउंस कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया एक सेपरेट आंध्र स्टेट, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश जो है वो फॉर्म हुआ। और यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया इसको दिसंबर 1952 में। फिर यहाँ पर अब और भी काफ़ी सारी स्टेट्स थी जो डिमांड कर रही थी कि हमें भी लैंग्वेज के बेसिस पर, हमारा भी लैंग्वेज के बेसिस पर सेपरेशन किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसको फॉर्म किया गया इंटरनल बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने के लिए 1953 में। 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसमें कमीशन की रिपोर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट की गई, और इसने बोला कि यहाँ पर इसकी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, और यहाँ पर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो हैं इंडिया में उसको क्रिएट किया गया। यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जो सीबीएसई काफ़ी बार पूछता है, जैसे कि व्हाट वाज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। आप अपनी एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे इसको देख सकते हैं। ये फेमस हिस्टोरिक स्पीच थी जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिलीवर की थी ऑन द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947। हु वॉज पोटी श्रीरामुलु? ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक गांधीयन लीडर थे जिन्होंने 56 डेज का इनडेफिनेट फास्ट किया और सेपरेट आंध्र, तेलुगु स्पीकर्स के लिए सेपरेट आंध्र की डिमांड रखते हुए, ठीक है, जिसकी वजह से पब्लिक अनरेस्ट हुआ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के कमीशन के बारे में पूछा जा सकता है 1953। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो रिकमेंड करता है कि स्टेट की बाउंड्रीज जो है वो रिफ्लेक्ट करे लिंग्विस्टिक डिवीजन्स को, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे इनका डिवीजन हो। इससे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज 1956 में बनती हैं। Why is Patel called the Iron Man of India? For his
अनपैरेलल्ड पॉलिटिकल विल, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल विल को देखते हुए इन्होंने जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस बनाकर रखे हैं, इन्होंने जो डिप्लोमेटिक तरीके से 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट किया, ठीक है, और एक सिंगल इंडियन यूनियन बनाया विदाउट बाल्कनाइजेशन, यानी कि बिना किसी सेपरेशन के, तो इस वजह से इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 और 3 मार्कर, 3 मार्कर तो आते नहीं है बोर्ड्स में, 2 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर सीबीएसई के लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं, 4 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं और 6 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 1 इज एक्सप्लेन द 3 मेन चैलेंजेस, जो मैंने आपको पहले भी बताया वो 3 मेन चैलेंजेस वाला आपसे पूछा जाएगा। तो आपको कैसे फ्रेम करना है, पहले आपको इंट्रो देना है, फिर उसकी बॉडी, मेन बॉडी देनी है जिसमें आप चैलेंज 1 बताओगे, ठीक है, फिर आप चैलेंज 2 बताओगे और फिर आप चैलेंज 3 बताओगे, ठीक है। उसके बाद आप इसका कंक्लूजन दे सकते हो। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, अगर 6 मार्कर में आया तो आप इसका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये तीनों चीजें लिखेंगे। क्वेश्चन 2 इज असेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्या कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़े थे, क्या रिजल्ट हुए थे, वो भी मैंने आपको बताया था। क्या आप बताओगे कि इसमें ह्यूमन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट हुए, जिसमें आप ह्यूमन इम्पैक्ट में बताओगे कि मैसिव जो है डिस्प्लेसमेंट हुई, कम्युनल वायलेंस हुआ लाहौर और अमृतसर जैसी सिटीज़ में, और फाइनेंशियल एसेट्स का भी डिवीजन हो गया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का भी डिवीजन हो गया, और डिवीजन ऑफ हर्ट्स भी हुआ यहाँ पर, ठीक है, यानी कि लोगों का ही पूरा डिवीजन हो गया था। एनालाइज द गवर्नमेंट अप्रोच टू इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इसमें आप बताएंगे कि जो हमने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था कि जैसे ब्रिटिश की जो सुजर्निटी है वो ख़त्म हो गई थी, उसके बाद उनके पास 3 चॉइसेस थी प्रिंसली स्टेट्स के पास, कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन करे या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दे। तो यहाँ पर फिर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताओगे, किस प्रकार से उन्होंने वो 3 प्रिंसिपल्स अपनाए थे, ठीक है, 3 प्रिंसिपल्स उनके लिख दोगे कि डेमोक्रेटिक विशेस ऑफ द पीपल, की लोगों की विशेस को फुलफिल करना है, रीजनल फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है और नेशनल इंटीग्रेशन का उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में भी आप यहाँ पर बताओगे। तो ये हो गया 4 से 6 मार्कर क्वेश्चन। यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और यहाँ पर मैंने आपको पूरा चैप्टर जो है उसको बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपसे वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जितने भी PYQs में आए हुए हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन PYQ से ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर तो सेम ही है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन बन जाएगा या बहुत ही अलग क्वेश्चन बन जाएगा जो कभी आया ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, PYQ से ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, ठीक है। तो कैसे आपको डील करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। MCQs के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी जिसमें हम जब ये 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे तो पूरा एक वीडियो में ही, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस जो है MCQ वाले वो डील कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इसको जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।